नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे आज हम एक यूट्यूबर की जिसका नाम होता है सलीम। उसके ऊपर दो भाइयों ने हमला बोल दिया था। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को शुरू से। एक दिन इंस्टाग्राम पर मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करते समय एक वीडियो पर मैं जाकर रुक जाता हूँ, यानी थम जाता हूँ। दरअसल एक लड़की होती है और वो लड़की लगातार महात्मा गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। बहुत ही गंदा गंदा बोल रही थी, बुरा बुरा बोल रही थी। जिसने उसका पॉडकास्ट किया था, यानी कि इंटरव्यू लिया था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स उसे और भी ज़्यादा ऐसे सवाल कर रहा था जिससे वो लड़की ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी के बारे में ऐसे अनाप शनाप बोल सके कि जिससे वो वायरल हो जाए। लेकिन वो ऐसे ही कंटेंट चाहती थी जिससे कि वो वायरल हो जाए। उसका वही हिस्सा निकाला गया और शॉर्ट रूप में बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर डाल दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे। कुछ ऐसी तरह से आजकल चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसा करते हैं जो अलग अलग चैनलों पर जाते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी में बारे में बताते हैं और सुनाते हैं। खासकर यहाँ पर ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है जो बहुत ज़्यादा ख्याति पाए हुए होते हैं, या फिर वो ऐसे लोग होते हैं जो विवादित बातें करते हैं। विवादित बातें करेंगे तो ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे, और ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा फायदा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अब चाहे वो सब्सक्राइबर हो या फॉलोअर की बात हो, कुछ ऐसी तरीके से लोग मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे तो होते हैं कि वह डिस्क्लेमर में साफ साफ संदेश देते हैं कि भाई जो भी कुछ बोला गया है वो यह पॉडकास्ट में आए हुए मेहमान के द्वारा बोला गया है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। यानी कि कल को भविष्य में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो चैनल वाला तो पहले ही अपनी जान बचाकर निकल जाएगा, यह कहते हुए कि हमने तो पहले ही सचेत कर दिया था, जो भी बोला गया है इस मेहमान के द्वारा बोला गया है। जिसने पॉडकास्ट दिया है वे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी होते हैं कि जो लगातार पॉडकास्ट दे रहे हैं, और पॉडकास्ट देते उन्होंने अपने भी चैनल शुरू कर दिए हैं, और अपने चैनल शुरू करने के बाद आते हैं और पूरी दुनियादारी के बारे में बुरा बुरा बताते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही चर्चित यूट्यूबर की है जिसकी इन दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और चर्चा के पीछे की वजह यह है कि उस व्यक्ति को मारने के लिए दो सगे भाई आते हैं और दोनों ने ही चाकू से लगभग 14 वार किए थे। उनका इरादा था कि इस व्यक्ति को हर हाल में मारना है और तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारना है। हालांकि वो व्यक्ति बच जाता है और उसका बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन यह कहानी बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आ जाती है कि आखिरकार उस यूट्यूबर को 14 बार चाकू क्यों मारे गए। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है लोनी, और लोनी थाना क्षेत्र में एक इलाका है अशोक विहार, और अशोक विहार से ही लगी हुई एक अली गार्डन कॉलोनी है। 27 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसी के ऑफिस की तरफ से लगातार चीखे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बार बार आवाज़ जरूर आ रही थी कि बचाओ बचाओ। जिस तरह से बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि यह जो इलाका है यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो रमज़ान का महीना चल रहा था। लोग सहरी खाने के बाद आराम से सो जाते हैं और कुछ आराम से उठते हैं। कोई 8 बजे उठ रहा है तो कोई 9 बजे उठता है। यह सुबह सुबह का वक्त था, 7:30 बजे के आसपास का टाइम था। इसी बीच में कुछ लोग जो खड़े हुए थे, यानी कि जगे हुए थे, वह दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं यह देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने अपनी आंखों से दो व्यक्ति को यहाँ से भागते हुए जरूर देखा था, और जब वहाँ से चीखने की आवाज़ आ रही थी तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ हो, पैर हो, सर हो, गर्दन हो, हर जगह से उसके ब्लड बह रहा था, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ज़िंदगी के लिए एक तरीक़ा से भीख मांग रहा हो कि बस मुझे किसी तरकीब से हॉस्पिटल पहुंचा दो। अगर वो लोग नहीं आते, अगर वो लोगों ने शोर न मचाया होता, तो जो हमला करने वाले थे न केवल 14 बार उन्होंने किए थे, बल्कि वो हो सकता है वो इससे ज़्यादा भी बार करते। तभी जो वहाँ का एक व्यक्ति होता है, उसका नाम अलीमुद्दीन होता है। अलीमुद्दीन सीधा 112 नंबर पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस को कॉल करने के बाद बताता है कि साहब हमारे यहाँ बिल्कुल पास में, पूरा एड्रेस बताते हुए कहता है कि साहब इस तरह से एक व्यक्ति पर दो लोगों ने हमला कर दिया है। वह कहता है दो बाइक से आए थे, दोनों ने ही कुर्ता पजामा पहना हुआ है और सर पर हेलमेट भी लगाया हुआ है,
पता नहीं था कौन थे, लेकिन आप साहब जल्दी आ जाओ। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, 112 नंबर की टीम पहुंच जाती है, फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन की भी टीम पहुंच जाती है। जब दोनों टीम यहां पर पहुंच जाती है, यहां आने के बाद इस व्यक्ति को जो गंभीर रूप से घायल होता है, वाकई वो बहुत ज़्यादा घायल होता है, उसको तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ उसको CHC लोनी में ले जाते हैं, जहाँ से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि इसको हम GTB में भर्ती कराने के लिए भेज रहे हैं, आप यहाँ से GT लेके पहुँच जाओ। और वो GTB लाता है तो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। लेकिन अब हम हर कोई यह जानने की कोशिश में लगा हुआ है, खासकर पुलिस वाले लगे हुए हैं कि आखिरकार वो 2 लोग कौन थे और जिस पर हमला किया गया है वह व्यक्ति कौन है। तो जिस पर हमला किया जाता है उस व्यक्ति का नाम होता है दोस्तों सलीम अहमद, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है, जो फिलहाल एक यूट्यूबर है और उसका एक चैनल भी हुआ है जिसका नाम है सलीम वास्तविक। वह अपने नाम के पहले एक्स मुस्लिम भी लिखते हैं और अक्सर यह टीवी पर डिबेट करना या फिर पॉडकास्ट में शामिल होना या फिर वीडियो बनाना, फिर कहीं भी इस तरह की जहां पर मंच होता है, मंच पर अपनी बातें करना बहुत पसंद करते हैं। बहुत बड़ी पब्लिक में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का इनका काम होता है। इस तरह की वीडियो बनाते हैं और जो ये वीडियो बनाते हैं उन वीडियो में इनका जो मुख्य टॉपिक होता है वो होता है जैसे हलाल होता है, साथ ही 3 तलाक की बातें करते हैं, लड़कियों की आज़ादी की बातें करते हैं। लेकिन जब यह पॉडकास्ट में जाते हैं, जब ये अपने डेबिट में जाते हैं और जब मंचों पर खड़े होकर बातचीत करते हैं, तो लोगों को अक्सर इनके मुंह से बस 2-3 बातें सुनना जरूर अच्छा लगता है। वह चाहे हदीस की बातें हो, कुरान की बातें हो। सवाल कुछ पॉडकास्ट में ऐसे पूछे जाते हैं, जब यह तीखे सवाल पूछे जाते हैं तो उनका तीखा ही जवाब देते हैं और ऐसे जवाब देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को बुरा लग जाए। शुरुआत में इन्होंने ठेकेदार का काम किया था और ठेकेदार का काम करने के बाद यह सामाजिक संगठन से जुड़ जाते हैं और इस्लाम पर बात करते हैं, 3 तलाक पर बात करते हैं, हदीस पर बात करते हैं। तो ऐसी बात करते करते फिर लोग इन्हें पॉडकास्ट के लिए बुलाने लगते हैं, इनसे बातचीत करने लगते हैं। शुरुआत के जो पॉडकास्ट होते हैं वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं, लेकिन लगातार एक जैसी बातें बार बार रिपीट होती है तो हो सकता है कि फ़ायदा उतना बढ़िया ना मिल रहा हो। अब जैसे ही उनके परिवार वालों से संपर्क किया जाता है तो इनके बेटे का नाम होता है उस्मान। वो आता है, उसने पुलिस वाले बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद उसने 7 लोगों को चिन्हित किया, उनका नाम भी लिया कि मेरे पिताजी के साथ जो भी कुछ हुआ है इन 7 लोगों का नाम इसमें शामिल है, ये ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर ये बात ज़्यादा वायरल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है, चर्चित होता है, प्रसिद्ध होता है, उसके लिए हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामे होता है तो इस हंगामे की गूंज न केवल पुलिस तक पहुंचती है बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुंच जाती है। फिर योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जो भी दोषी है वह किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। बस इतना ही था। उसके बाद फिर ताबड़तोड़ दबाव देने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से दबाव दिया जाता है कि पुलिस वाले इस मामले में से अब हर एक बाल की भी खाल निकालने की कोशिश में जुट जाते हैं कि जो सच में है वो सामने आना चाहिए कि आखिरकार इस व्यक्ति पर किसने हमला किया है और क्यों किया है, इसके पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने अब हर जांच पड़ताल शुरू कर दिया और जिनके नाम लिए थे उनसे पूछना भी शुरू कर दिया और जितने भी आसपास में लगे हुए CCTV कैमरे थे उनके बारे में देखना भी शुरू कर दिया कि आखिरकार कहीं से कुछ तो कोई सुराग मिले। जब घटनास्थल पर लोग मौजूद होते हैं तो उन्होंने बताया कि बाइक पर 2 लोग थे, कुर्ता पजामा पहना था, हेलमेट लगाया हुआ था, एक पहचान बताई गई थी और उस पहचान के आधार पर पुलिस ने जब अपना काम शुरू किया तो पुलिस के 2 नाम सामने आते हैं और वो 2 नाम होते हैं, जिला गाजियाबाद का थाना होता है, वहाँ पर मंगल बाजार है और मंगल बाजार के अली हसन नाम का एक व्यक्ति होता है। अली हसन का भी अपना मकान होता है और उस मकान के अंदर से 2 लड़के रहते हैं। उनका एक का नाम था जीशान सैफी और दूसरे का नाम था गुलफाम सैफी। जब जसन सैफी और गुलफाम सैफी की पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिलहाल अपने घर पर नहीं पहुंचे थे क्योंकि उन्हें भी यह एहसास हो चुका था कि देर से पर पकड़े जरूर जाएंगे। पुलिस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया। इसमें लोनी पुलिस, क्राइम ब्रांच की पुलिस, इस तरह की पुलिस ने जब अपना काम शुरू किया तो घेराबंदी करते करते पुलिस को 1 मार्च 2026 की रात लगभग 9 बजे के आसपास एक बड़ी सूचना मिल जाती है।
पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जैसे अक्सर पुलिस कहानी सुनाती है उसी प्रकार पुलिस ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 8 से 10 राउंड फायर होते हैं। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी होती है और जवाबी कार्रवाई में पता चलता है कि जो उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम जिशान सैनी होता है, जिशान सैनी मारा जा चुका होता है। जो मारा जाता है उसके बाद उसका जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम को भेजने के बाद जो प्रक्रिया होती है, पुलिस अपने प्रक्रिया में जुटी हुई थी। अब ये जो घटना थी यह सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर साथ ही अखबारों में ये खबर प्रकाशित हो जाती है। तो जहाँ का ये यूट्यूबर रहने वाला है, जो इसकी मूल जगह लगती है वो उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा का एक थाना है शहद नंगली। और शहद नंगली थाना क्षेत्र में जब सकतपुरा गांव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक दयानंद इंटर कॉलेज है। दयानंद इंटर कॉलेज के पीछे ही उस लड़के का अपना घर है, परिवार है, जहाँ उसके पिता रहते हैं बुनियादी अली। बुनियादी अली की 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम जसान है, दूसरे बेटे का नाम गुलफाम सैफी होता है। ये जो गुलफाम लगभग 10 साल पहले नोएडा चला जाता है, वहाँ लकड़ी का काम करता है। तो जो इसका छोटा भाई है जिसका नाम जिशान है, तो जिशान ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद साल 2022 में यह भी अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है। और कुछ समय इसने पढ़ाई की थी अपने ही गांव में, उसी इलाके में जहाँ रहता है। जब उसके मरने की सूचना घर वालों को और परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों के तो होश उड़ जाते हैं। परिवार वाले तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर पुलिस भी अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। उसकी बॉडी को लेकर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से बातचीत करते हुए उसकी बॉडी को घर लेकर आ जाती है। फिर जिशान का जो आपराधिक रिकॉर्ड होता है उसे खंगाला जाता है। तो पूर्व में कोई आपराधिक तो किया नहीं उसने, लेकिन यही अपने आप में बड़ी ताज्जुब वाली बात थी कि ये 2 भाई मिलने के बाद एक साथ एक व्यक्ति पर 14 बार चाकू से वार क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है। अब पुलिस की एक के साथ तो मुठभेड़ हो जाती है, वह तो मारा जाता है। इधर तो उसका शोक हो रहा था, उधर पुलिस दूसरे वाले भाई की तलाश में जुट रही थी कि आखिरकार वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जब पुलिस की उसकी तलाश में जुटी हुई थी तो मुश्किल से मुश्किल अभी इस भाई को मरे हुए अभी 48 घंटे नहीं हुए थे कि 3 मार्च 2026 की लगभग रात में 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा था। गाजियाबाद में ही वसुंधरा कॉलोनी है और इस वसुंधरा कॉलोनी के अंदर ही आने वाला एक बिजली घर है, वहाँ पर पुलिस की मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस ने जब मुठभेड़ होती है तो गुलफाम सैफी जो होता है पुलिस के हाथों मारा जाता है और वह भी हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। अब पुलिस ने इन दोनों भाइयों से विदेशी पिस्टल, उनके पास महंगी गाड़ी जैसे KTM और कुछ भी सामान उनसे बरामद किए थे। उनके बारे में जो एक वीडियो वायरल हो रहा था तो उस वीडियो में कहने वाला कह रहा था कि भाई हम इनसे गोली भी मरवा सकते थे, यानी कि उनसे चाकू से ही वार नहीं तो चाकू से नहीं बल्कि हम गोली भी मरवा सकते थे। लेकिन हम पाकिस्तान का यूट्यूबर है, उसने शायद मौके की नज़कत को देखते हुए अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा वीडियो डाल दिया। लेकिन पुलिस ने जब जांच करने की कोशिश की तो इनके पीछे मुख्य जो वजह सामने आती है धार्मिक वैचारिक मतभेद। जो जिस तरह से सलीम वास्तविक होता है वो लगातार कुछ ऐसी बातें करता है जैसे कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर बहुत ही तीखा बोलता है, इतना तीखा बोलता है कि किसी को भी बुरा लग सकता है। तो एक तरफ इन दोनों भाइयों में धार्मिक वैचारिक मतभेद थे, तो जैसा बोल रहा था वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। दूसरा, इनके अंदर एक इतनी कट्टरता भरी हुई थी कि यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाई और यूट्यूबर पर जाकर इन्हें हमला बोल देते हैं। और अभी पुलिस की इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जो तरीका अपनाया था, यदि यह यूट्यूबर की बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सकते थे। कह सकते थे कि भाई फला व्यक्ति है जो बड़ा अनाप शनाप बोलता है, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए उनके जो जहन थे, दिमाग था, जैसा उनका दिमाग था वैसे उन्होंने काम किया और जाने के बाद उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। लेकिन वह भूल चुके थे कि गांव में उनके बूढ़े माँ बाप है, साथ ही उनकी 5 बहनें हैं। जो बड़ा वाला है वो शादीशुदा होता है, गुलफाम, उसके अपने 2 बच्चे भी होते हैं। पूरा गांव फैमिली जो है बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो उसके पिता है वो लकड़ी का काम करते हैं। जिस तरह से चारपाई होती है उसके पाए बनाए जाते हैं, तो उन पाए को काम करते हैं और वैसे लकड़ी का काम करते हैं। बहुत अच्छा काम नहीं है। तो इस परिवार की जो भविष्य है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा होगा, कैसा नहीं होने वाला है।
दोस्तों लेकिन जिस तरह से दोनों भाइयों ने काम किया है, न केवल वो खुद मुसीबत में गए बल्कि वो तो हमेशा के लिए मर गए, लेकिन पूरे परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल गए। और जो एक व्यक्ति जो भी कुछ पॉडकास्ट में बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है, उस व्यक्ति की अपनी खुद के विचार हो सकते थे, लेकिन उन्हें इतना बुरा लगा कि उसने उसको मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत करना है। और आप जिस तरह के इसमें हालात पैदा हुए थे, उस हालात पैदा होने के पीछे वाकई जो सोच थी, वो सोच कहीं ना कहीं जो पढ़ाई लिखाई से एक बेहतरीन सोच बनाती है। वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनके परिवार में। मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैं बच्चा होने के कारण बातचीत नहीं कर सका। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।